नमस्कार सभी साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे बच्चों। आज हम नई और अगली वीडियो पे आ चुके हैं, ठीक है। और ये क्लास 24 है बच्चों। अभी तक 23 क्लासेस हमारी हो चुकी है और काफ़ी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अपनी वीडियोज़ में। और आई होप कि आप लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी, हिंदी की, CDP की, मैथ्स की और जो अलग सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनके। और क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी, टॉपिक्स समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। यही आशा करते हैं हम लोग। और अभी हमारी जो 6 वीडियोज़ और आनी है, ठीक है। 24 के बाद जो है 6 वीडियोज़ और आनी है। तो अभी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 24 क्लास है हमारी और ये चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के साथ साथ हम जो कॉन्सेप्ट्स उसमें आएंगे उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज अगली हमारी क्लास में। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट क्या है ना। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो डेवलपमेंट यूनी डायमेंशनल है। यूनी डायमेंशनल मतलब होता है किसी, जब कोई चीज़ एक दिशा में चलती है, एक ही दिशा में जब चलती है तो उसको बोलते हैं यूनी डायमेंशनल। तो ये तो गलत है। यूनी डायमेंशनल मतलब कि एक ही तरीके से। यूनी डायरेक्शनल भी आपका एक ही चीज़ होती है, तो सेम चीज़ है ये। मॉडिफिकेबल है मतलब बदलती रहती है। मॉडिफिएबल या टोटली जेनेटिक। जेनेटिक बेस्ड नहीं होती बच्चों, आपको पता है कि डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर क्या है हमारा बेस्ड होता है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो आप ये आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट के अंदर जो कॉग्निटिव या सोशल या मॉरल चेंजेस होते हैं वो बदलते रहते हैं ना। तो आज जो हम सीख रहे हैं कल उससे अलग और बेटर सीखते हैं बच्चों, है ना। तो डेवलपमेंट जो होता है एक चेंजेबल प्रोसेस है, बदलता रहता है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका डेवलपमेंट कैसा है, मॉडिफिएबल है। यानी या इसको आप डायनामिक भी कह सकते हो, यानी कि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब अलग तरीके से पूछा गया है कि विकास क्या है, विकास के संदर्भ में क्या सही है। डेवलपमेंट इज प्योरली अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली। ओनली हेरिडिटी नहीं होता, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अनुवांशिक और वातावरण दोनों का एक कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, उल्टा होता है बच्चों, जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। डेवलपमेंट हैपन्स फ्रॉम आउटरवर्ड टू सेंटर, गलत है, सेंटर से आउटरवर्ड की ओर बढ़ता है। बट हाँ, डेवलपमेंट प्रोसीड करता है हेड टू टो, ये एक प्रिंसिपल है, आपने सुना भी है। और पहले कितने सारी वीडियोस में हम कह चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा सिफेलोकॉर्डल टू सिफेलोकॉर्डल की ओर बढ़ता है, यानी कि सिर से पैर की ओर बढ़ता है। और ये हमारा क्या है बच्चों, एक तरह का डायरेक्शन है, डायरेक्शन प्रिंसिपल में आपका आ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बच्चों, फोर्थ होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, जिसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल। और ये डेवलपमेंट का एक डायरेक्शनल प्रिंसिपल होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी फॉर चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड। मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को कि प्राइमरी एजेंसी हमारी कौन सी होती है। तो आपको पता ही है, जो फैमिली है वो हमारी प्राइमरी एजेंसी होती है। फैमिली या साथ में हम जोड़ सकते हैं रिलेटिव्स। इसके अलावा जो भी होते हैं वो सारे के सारे जो हैं सेकेंडरी एजेंसी में आ जाते हैं। कल्चर ले लो, रिलीजन ले लो, है ना, प्रिंट मीडिया ले लो, सब सेकेंडरी के पार्ट है। तो प्राइमरी पूछा है यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा बच्चों, सीधा सा आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इमीडिएट फैमिली। फैमिली हमारी क्या होती है, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अकॉर्डेंस विथ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज कैन चिल्ड्रन मेंटली डू रिवर्स थिंकिंग। देखो रिवर्स थिंकिंग या इसको हम रिवर्सिबिलिटी बोल सकते हैं, रिवर्सिबिलिटी, है ना। तो रिवर्सिबिलिटी बच्चे में डेवलप कब होती है ये पूछा गया है ना। तो आपको बता दो मैं आपको, ये स्टेज हमारा थर्ड जो है, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसमें ये डेवलप हो जाती है ना। तो याद रखना, तो आंसर क्या होगा हमारा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि इसमें कमी होती है, बच्चा रिवर्स नहीं सोच पाता है। बट जब कॉन्क्रीट में आता है तो वो रिवर्स सोचना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को रिवर्स, यानी कि जैसे आगे पीछे कर लेना या रिवर्स करने की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप कर लेता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा थर्ड होगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेज में इसकी सी कमी होती है, बच्चा लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी में होता है, यानी कि उल्टा या रिवर्स नहीं सोच पाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग
फिटिंग द एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि भाई पहले से कोई स्कीमा हमारी पास बनी हुई है, एक पहले से हमारे पास प्री स्कीमा बनी हुई है, और स्कीमा के अंदर हम क्या करते हैं, नई नई सूचनाओं को क्या करते रहते हैं, फिट करते रहते हैं। तो पुरानी स्कीमा में नई स्कीमा हम फिट करते जा रहे हैं, तो इसको सीधा सा कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ही होता है बच्चों कि जब हम प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज डेवलप करते रहते हैं। और जब हम स्कीमा को चेंज करने की बात करें, याद रखना ये भी एग्जाम में आ जाता है, जब स्कीमा के अंदर हम चेंजेस की बात करते हैं, चेंजेस की बात करें तो उसको कहा जाता है अकोमोडेशन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन ये दो प्रोसेस हैं। एसिमिलेशन होता है जब नॉलेज में कोई नॉलेज ऐड की जाती है, अकोमोडेशन होता है जब नॉलेज को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो सीधा से इसका आंसर क्या होगा, दैट इज एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन टू डिस्कशन एंड डिबेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब कौन सी जो थ्योरी है, थ्योरिस्ट है वो क्या नाम है, लर्निंग के अंदर डिसीजन और डिबेट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, है ना। तो B.F. स्किनर्स थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म में तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा ना, बिहेवियरिज्म में तो बिहेवियर चेंज की बात की जाती है, तो ऐसा तो नहीं है। लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट में तो आपको पता है कि नैतिक चीज़ों के बारे में बात की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। यस, लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो सोशल कल्चरल थ्योरी जो होती है उसमें बेसिकली ग्रुप बेस्ड लर्निंग पर बात की जाती है, ग्रुप लर्निंग पर, या हम ये कह सकते हैं कोलाबोरेशन पर बात की जाती है कि बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, ग्रुप में कोलाबरेट करते हैं। और ग्रुप में कोलाबरेट करेंगे कैसे, उसमें क्या चीज़ डेवलप होगी, बच्चा डिबेट के माध्यम से सीख पाएगा, बच्चा डिस्कशन के माध्यम से सीख पाएगा, है ना, बच्चा जो है कन्वर्सेशन के माध्यम से सीख पाएगा। तो इन सब तरीके से बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो याद रखना ये जो लाइन है, और डिबेट और डिस्कशन की बात की जाती है ग्रुप के अंदर, तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसके अंदर हम लोग डिबेट और डिस्कशन की बात करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीइंग अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद अ क्वेश्चन, एक बच्चा क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल कर रहा है। हर टीचर डिसाइडेड टू गिव क्यूज एंड सिंप्लीफाइज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, कुछ क्यूज मतलब होता है कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दे रहा है, और क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को सिंपल कर रहा है। क्वेश्चंस के जो लैंग्वेज है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना। और कई बार क्या होता है आजकल के हमारे एग्जाम में, क्या होता है कि सबसे बड़ा जो बैरियर है बच्चों के लिए, ये क्वेश्चंस के लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो उसको क्या कर रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ईजी कर रहे हैं, और साथ में उसको क्या करें, हिंट दे रहे हैं। जब हिंट और क्लू की बात की जाती है तो वाइगोस्की इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीधी सी बात स्कैफोल्डिंग, यानी कि एक तरह का इसके माध्यम से उनको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और जब सपोर्ट की बात की जाती है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। सीधा सा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, जब भी क्यूज की बात की जाए आपका स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉलबर्ग यूज डैश टू इवेलुएट द मॉरल रीजनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। किसका यूज उन्होंने किया था, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, पेपर पेंसिल टेस्ट, ड्राइंग और रिपोर्ट का। देखो आपको सबको पता है कि कॉलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वो दिया था सिचुएशन बेसिस पर, कि उन्होंने कहा था भाई एक सिचुएशन दी गई थी, और इस सिचुएशन में बच्चा किस प्रकार से क्या लेता है, डिसीजन लेता है, और उसके डिसीजन से डिसाइड होगा कि बच्चा कौन से मॉरल रीजनिंग के स्टेज में है। तो याद रखना एग्जाम में अगर आ जाए कि जो बच्चे का जो कॉलबर्ग का जो मॉरल रीजनिंग है वो कौन सी चीज़ पर बेस्ड है, तो वो है सिचुएशन। सिचुएशन क्लियर नहीं है इसलिए इसको हमने बोला है हाइपोथेटिकल। एक सिचुएशन दी जाती है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ है, और उसमें बच्चा क्या निर्णय लेता है उसी के बिहाफ पर उसकी मॉरलिटी जज की जाएगी। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, हाइपोथेटिकल, इसको परिकल्पनात्मक परिस्थिति बोलते हैं, जिसके मतलब जो सही है नहीं पता हमें, बट एक सिचुएशन के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एडवोकेट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इंपॉर्टेंस। कंस्ट्रक्टिविज्म कितनी बार और आ चुका है बच्चों, कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा याद रखना, हमेशा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हमेशा एक्टिव होती है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग याद रखना हमेशा सोशल होती है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हमेशा मीनिंगफुल होती है ना, मीनिंगफुल होती है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हमेशा बच्चों याद रखना डिस्कवरी बेस्ड होती है, और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हमेशा बच्चों
चाइल्ड सेंट्रिक होती है, जो बच्चों के अनुसार काम करती है, बच्चों की थिंकिंग अनुसार काम करती है, जहाँ पर बच्चों को इंपोर्टेंस दी जा रही होती है। तो सीधा सा इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, तो चाइल्ड सेंट्रिक जो पैडागोजी होती है उसको फॉलो करती है कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं और खुद के द्वारा किसी ज्ञान का, किसी नॉलेज को बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर, मतलब जो IQ टेस्ट निकाला जाता है आपने देखा होगा, वो उसको क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बीइंग कंसीडरेट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर की तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। कॉन्सेप्चुअलाइज इंटेलिजेंस एज अ सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटी, यस ये इसका आंसर होना चाहिए। देखो सबके अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कोई बच्चा एक कॉन्सेप्ट में अच्छा है, दूसरे कॉन्सेप्ट में अच्छा नहीं होता, तो एक जगह उसकी IQ अच्छी आ रही होती है, एक जगह उसकी IQ अच्छी नहीं आ रही होती है। क्यों? तो यही एक तरह का क्रिटिसाइज है कि देखो हम अगर किसी की IQ निकाल रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो जो इस बार निकला है हर बार सेम ही निकलेगा, है ना, ये थोड़ा बहुत हमें इसमें डाउट रहता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। इग्नोर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन द टेस्ट, ऐसा नहीं है। कंसीडर सोशल फैक्टर इन द मीनिंगफुल मेमोरी, रीजनिंग एंड वर्बल स्किल्स। इसका सीधा से क्या होगा कि हर बच्चे के अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसलिए इसके IQ टेस्ट से मेजर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, सेकेंड होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे सजेस्ट दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट टू कॉग्निशन, पियाजे ने कहा था कि भाषा जो है संज्ञान को प्रभावित करती है, नहीं ऐसा तो नहीं कहा था उन्होंने, ये स्टेटमेंट तो वाइगोस्की की है। ले वाइगोस्की सजेस्ट दैट लैंग्वेज हैज नो रोल इन्फ्लुएंस इन थिंकिंग, ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट। जीन पियाजे सजेस्टेड दैट थिंकिंग डिपेंड्स ऑन स्पीच, अच्छा जो हमारी थिंकिंग है वो हमारी स्पीच पर बेस्ड होती है, ऐसा भी तो शायद नहीं कहा गया है। ले वाइगोस्की सजेस्ट दैट लैंग्वेज एनेबल टूल्स फॉर अ थिंकिंग, यस लैंग्वेज जो है वो थिंकिंग का टूल होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शुरू की 3 स्टेटमेंट गलत है, पर ये स्टेटमेंट वाइगोस्की ने कही थी सही कि जब हम सोचते हैं तो सोचने के लिए हम भाषा का क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने भाषा को पहले वैल्यू दी थी, लैंग्वेज को देन थॉट्स को। तो ले वाइगोस्की ने हमेशा याद रखना क्या कहा था कि पहले बच्चे में लैंग्वेज डेवलप होती है और फिर बच्चों में क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं। ये किसके कहे गए हैं, ये कहा गया लेव वाइगोस्की के। और पियाजे ने इसका उल्टा कहा था, पियाजे ने कहा था पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आता है, इसलिए इसका 4 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, जेंडर इज डोमिनेटली डैश कंस्ट्रक्ट, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी जेंडर वर्ड आता है तो जेंडर सोसाइटी बनाती है। जेंडर जो वर्ड है ये सोसाइटी द्वारा बनाया गया है, सोशल कंस्ट्रक्टेड है। और अगर सेक्स वर्ड लिखा हुआ आता है तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर माना जाता है बच्चों, क्या माना जाता है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर माना जाता है, इसलिए इसका तो सीधा सा आंसर ये है बच्चों, दैट इज सोशल। जब भी जेंडर वर्ड आए तो आंसर क्या होगा हमारा, सोशल होगा। ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है और इसको, और ये पूछता है ऐसा क्वेश्चन, है ना, तो आपको याद रखना है सोशल लिख के आना है बच्चों। नेक्स्ट है एक असोसिएशन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कैटर द नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग to diverse socio-economical background as a teacher should adopt standardized curriculum, अच्छा एक समान करिकुलम, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम टेक्स केयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, स्टैंडर्डाइज करिकुलम जो होता है वो सभी प्रकार के बच्चों के लिए होता है बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है कि मानकीकृत परीक्षण में हम क्या करते हैं, सभी बच्चों की नीड्स का ख्याल में रखते हैं कि हर बच्चों के लेवल के आधार पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के मात्रा उस हिसाब से रखी जाती है। तो इन ऑर्डर टू कैटर नीड्स ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द डाइवर्स सोशियो कल्चर इकोनॉमिकल, बट सबके लिए सेम करिकुलम बनाना, स्टैंडर्डाइज करिकुलम बनाना इस पॉसिबल नहीं है। करिकुलम को हम फ्लेक्सिबल रखें ना बच्चे, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये गलत लग रही है। और स्टैंडर्डाइज करिकुलम याद रखना कभी इंडिविजुअल डिफरेंस को समर्थन नहीं देती है, ये स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं। तो अब लिखोगे बोथ ए और आर रॉन्ग, क्योंकि स्टैंडर्डाइज मतलब होता है एक जैसा नहीं बनाते हैं बच्चों, जहाँ पर डिफरेंसेस होता है हमें हर बच्चों के लिए हर बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए हम करिकुलम को और एक्टिविटी को हमेशा फ्लेक्सिबल रखते हैं। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बच्चों बोथ ए और आर सही, मतलब गलत है, फॉल्स है। ठीक है, 13 का हमारा 4 आंसर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन, रचनात्मक आंकलन किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, रचनात्मक आंकलन किया जाता है टीचिंग लर्निंग के थ्रू आउट। जब भी कोई चीज़ प्रोसेस में चल रही हो, जब भी प्रोसेस की बात करें उसको बोलते हैं असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब कभी भी हम फाइनल रिजल्ट की या डिसीजंस की बात करते हैं तो आंसर होता है हमारा समेटिव असेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
फॉर्मेटिव कब होता है? जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हो, है ना, प्रोसेस की बात कर रहे हो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जब प्रोडक्ट या ओवरऑल चेंजेस की बात की जाती है, होलिस्टिक चेंजेस की बात की जाती है, तो आंसर हमारा क्या होता है? समेटिव असेसमेंट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग अप्रोच इज लाइकली टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमोंग चिल्ड्रंस। कैसे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग होता है जब बच्चा ओपनली सोचता है, हर एक फील्ड में सोचता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सपेक्ट्स पर सोचता है, तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड तो बच्चा एक ही आंसर दे पाएगा, तो ये तो गलत है। हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने के लिए कहना बच्चों को, ये हो सकता है। ठीक है, इनकरेज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एक तरह से सोचना होता तो ये भी नहीं होगा। टीचिंग यूजिंग ओनली टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक लिखा हुआ ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डेवलप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि बच्चा कुछ अनुमान लगाता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जितना अनुमान लगाएगा उसकी थिंकिंग स्किल उतनी ही डेवलप होगी और बच्चा उतना ही क्रिटिकल तरीके से सोच पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा? दैट इज सेकेंड। ठीक है, 15 का आंसर क्या होगा हमारा बच्चों? आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, इट इज इंपॉर्टेंट टू teach in the language preferred by the dominant group, ignore their cultural knowledge and experience, provide education materials developed in their local language, maintain social distance between social and their communities। डिस्टेंस तो मनाएंगे नहीं, इग्नोर हम कल्चर को कर नहीं सकते, प्रमुख समूह से पंजीदा भाषा में पढ़ाना, टीच द लैंग्वेज प्रेफर्ड बाय द डोमिनेटेड ग्रुप, गलत। हाँ, उनके लोकल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देना। जब भी हम बच्चों को शेड्यूल ट्राइब को पढ़ाते हैं तो उनकी अपनी एक भाषा, अपना एक कल्चर होता है, तो उनकी भाषा को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ताकि वो अपनी भाषा में सीख सकें और उसको हम फिर टारगेट लैंग्वेज से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इसका जो है सबसे अच्छा आंसर होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए बच्चों आपका, दैट इज थर्ड। ठीक है, चलिए, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपको पता है कि रीडिंग प्रॉब्लम होती है, तो शो ईगरनेस टू राइट लॉन्ग ऐसे, ऐसा तो नहीं है। हैव एडवांस वोकैबुलरी, ऐसा भी नहीं है। कंप्रीहेंड टेक्स्ट विथ मच ईज, आराम से कर लेते हैं, नहीं। बी इन रिकल्केंट टू रीड, मतलब रिकल्केंट तो होता है कि जो बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते हैं, पढ़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाते हैं, तो ये आज का आंसर होगा बच्चों आपका, डेट इज आपका डी, फोर्थ जो होगा हमारा इसमें, है ना। रिलुकेंट करने की मतलब इसको हम क्या करेंगे कि बच्चा उसमें क्या होता है, आनाकानी दिखाता है, यानी कि पढ़ने में उसको समस्या जनरली पाई जाती है। ठीक है, तो रीडिंग प्रॉब्लम होती है बच्चों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ बैरियर फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए क्या बैरियर हो सकता है या क्या बाधा हो सकती है उसके लिए? ठीक है, तो विजुअल वाले बच्चों के लिए क्या बाधा हो सकती है? ऑडियो टैप रीड नोट्स, ये तो फायदा होगा, सुन के बच्चा सीखेगा। ब्रेल तो आपको पता ही है इनके लिए होता ही है, बिल्कुल ठीक है। वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए विजुअल टच, जो दिख रहा है उसको वर्बली समझाना, ये भी हो सकता है। रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल, देखो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा अगर है तो उसको प्रिंटेड मटेरियल हम देंगे तो उसके किसी काम का है ही नहीं, है ना। अब बच्चा देखने में समझ, तो उसको आप देखने वाली एक्टिविटी करा रहे हो तो बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा और बच्चा उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, तो बैरियर कौन सा क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली बात है, याद रखना, विजुअल वाले बच्चों के लिए विजुअल टूल अगर आप यूज करते हो तो वो फायदेमंद नहीं होती, याद रखना। विजुअल वाले बच्चों के लिए हमेशा याद रखना, ऑडियो टूल्स या जो छूने वाले जो होते हैं ना, जो होते हैं सेंसरी टूल्स जो होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ, रिटन और प्रिंटेड मटेरियल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब ADHD आपको पता है, इसमें बच्चा अटेंशन नहीं हो पाता, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है। तो हाई अटेंशन नहीं, ऐसा नहीं है। परसिस्टेंस इम्पल्सिवनेस, यस, ये हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा आवेग में रहता है, गुस्से में रहता है और जल्दी, आपने देखा होगा ये बच्चे जो होते हैं शांत नहीं होते हैं और डिसऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कह लो फोकस की प्रॉब्लम होती है, किसी एक चीज़ पर फोकस जल्दी नहीं बना पाते हैं। ठीक है, लो एक्टिव लेवल होता है एक्सटेंड्स पेशेंस टू लिसन, मतलब बहुत एक्सटेंड पेशेंट होता है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? परसिस्टेंट इम्पल्सिवनेस, सतत आवेग रहता है, लंबे समय तक इम्पल्सिव रहते हैं और गुस्सा हमेशा इनके नाक पर ही रहता है। आप ये देख लो, तो अगर कोई बच्चा ज़्यादा इम्पल्सिव है तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि उसको ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस की क्या विशेषताएं होती हैं?
हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो सकता है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी नहीं, इम्पेयरमेंट कम्युनिकेशन स्किल नहीं, टेंडेंसी टू कॉपी अदर्स आइडिया नहीं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपको बताया था मैंने कि ये जो बच्चे गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनकी जो आईक्यू होती है वो आपकी 140 प्लस मानी गई है, तो इनकी हाई एबिलिटी होती है, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, किसी भी टास्क को अच्छे तरीके से अपने मेंटल एबिलिटी के माध्यम से वो करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो 20 का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है assertion a teacher should present the context to be taught in the form of connection and organized manner, बिल्कुल सही है कि कनेक्शन बनाते हुए देना है और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन है कि लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल पैसिव रॉन्ग वर्ड होता है, लर्निंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक्टिव प्रोसेस होती है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा, तो असर्शन ठीक है, रीजन हमारा गलत है, तो आंसर क्या होगा, असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, यानी कि ए है ना। हमेशा सीखना जो होता है निष्क्रिय होता, सीखना हमेशा कैसा होता है, सक्रिय होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे पैसिव लिखा हुआ तो गलत स्टेटमेंट है बच्चों हमारी, तो रीजन गलत है, असर्शन हमारा ठीक है, सीधा सा आंसर है, बिल्कुल इजी आंसर है, थर्ड इसका आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ कॉग्निशन, मेमोरीज मतलब जो संज्ञान का जो सिद्धांत है उसमें मेमोरी जो होती है, स्मृति की क्या भूमिका होती है, कैपेबल टू ऑफ कंस्ट्रक्ट बट इनकेपेबल टू इंटरप्रिटेट, ये ऐसा नहीं है, कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रिटेशन दोनों सही है कि कंस्ट्रक्ट भी करता है और उसको इंटरप्रिटेट करने में, यूज करने में भी हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, कैपेबल फॉर इंटरप्रिटेशन बट नॉट कैपेबल टू कंस्ट्रक्ट, ये भी नहीं है, कैपेबल फॉर नीदर कंस्ट्रक्ट नॉर इंटरप्रिटेटिव, गलत है बच्चों। सीधा इसका आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में भी आपकी हेल्प करता है और इंटरप्रिटेशन में भी कहीं ना कहीं मेमोरी हमें बहुत हेल्प करती है कोई भी चीज़ को सीखने और समझने में, तो सेकंड इसका क्या है बच्चों, राइट आंसर। इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण पर अगर फोकस करना है बच्चे के, स्कूल शुड प्रमोट पेडागोजीज चाइल्ड सेंट्रिक, देखो हमने पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टिव, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जब कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पर बच्चा चाइल्ड सेंट्रिक होगा, टीचर सेंट्रिक होगा नहीं, एग्जाम सेंट्रिक होगा नहीं, टेक्स्ट सेंट्रिक होगा नहीं, सीधा सा आंसर इसका क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा। Which of the following is not a part of universal design for learning guidelines? शिक्षा संबंधी जो सार्वभौमिक डिजाइन होते हैं उसका कौन सा हिस्सा नहीं है, मल्टीपल मील ऑफ एंगेजमेंट कि बच्चा एंगेज रहे, बिल्कुल सही है, ये तो होता है। नॉट पूछा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नॉट। मल्टीपल मील ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, सीखने में भेदभाव की बात की जाती है तो नेगेटिव वर्ड है, ये तो नहीं होना चाहिए। मल्टीपल मीन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये भी होता है, मल्टीपल मीन्स ऑफ कन्फ्यूजन, ये भी होता है, तो ये तीनों आंसर नहीं है। नॉट पूछा है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हम सीखने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को समान रूप से सिखाने की बात हम हमेशा करते हैं, तो ये प्रिंसिपल में नहीं आएगा हमारा, तो सेकेंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा प्रमोट करता है, एनालॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजी होता है एक जैसी थिंकिंग, ये तो नहीं होना चाहिए। फंक्शनल फिक्सेशन, ये भी नहीं होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम्स को लेकर हम क्या करते हैं, फिक्स आंसर देते हैं, ये भी नहीं होगा बच्चों। रिस्पॉन्स सेट कि भाई एक जैसा रिस्पॉन्स हर बार हो रहा है, तो ये भी गलत है। हाँ, बट क्या प्रमोट करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करती है। अब सारी चिंतन, जहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम के क्या करता है, एक से अधिक सॉल्यूशंस निकाल पाता है, तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो हम हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी कि अब सारी चिंतन को ही बात करते हैं, जहाँ जिसमें बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर आंसर्स को देता है। तो इसका बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 26 क्वेश्चन है, असर्शन रीजन पे फिर से आ गया। यंग चिल्ड्रन कम्स टू स्कूल विथ ऑलरेडी डेवलप नेव थ्योरी अबाउट देयर सराउंडिंग, बिल्कुल ठीक है। बच्चों की एक भोली एक थिंकिंग होती है, उसके साथ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल के अंदर आते हैं। सच अंडरस्टैंडिंग आर प्योरली इरेशनल एंड शुड बी इग्नोर, मतलब कि इरेशनल है, लॉजिकल नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल गलत। बच्चे जो सोच के साथ क्लास में आते हैं उसे हमें समझना चाहिए और उसको हमारी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें उसका यूज भी करना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चे की आपकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होगा भी, और ये बात पियाजे ने भी कही थी। तो ये स्टेटमेंट हमें रीजन गलत लग रहा है, सेशन सही है, तो ए ट्रू आर फॉल्स, इसका सीधा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा थर्ड होगा, ठीक है। बच्चे की जो थिंकिंग है उसको हम क्लास में क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, थर्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है इमोशंस के बारे में। इमोशंस इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल, बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में इमोशन हेल्प करता है। नॉट बोला है तो ये तो नहीं आंसर होना चाहिए।
इमोशन डेवलपमेंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है, ये बात सही है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र नहीं, ये गलत है बच्चों। ये यहाँ पर नॉट पूछा है ना, तो ये आंसर है। जहां पर संज्ञान है वहां पर संवेग है, क्योंकि संज्ञान और संवेद आपस में क्या है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, ये आपस में क्या है बच्चों, कनेक्ट होते हैं, इंटर कनेक्टेड कह सकते हो कि आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नॉट करेक्ट पूछा तो ये करेक्ट हो रहा है बच्चों, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नेगेटिव वर्ड होता है इसलिए। इमोशन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न, बिल्कुल सही है। जब इमोशनली आप अच्छे होते हो तो आपको सीखने की मोटिवेशन हमेशा अच्छी मिलती है, तो थर्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेशन, आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के बारे में बात है। तो जो बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेट रहता है वो हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है उसकी। नॉट पूछा हुआ यहाँ पे देख लेंगे, नॉट तो ये तो होता है। अर्ज फॉर क्लैरिटी, हमेशा सही के लिए स्पष्ट करने की बात करता है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट भी होता है उसके अंदर, बट स्ट्राइविंग फॉर प्राइज, प्राइज के लिए बच्चा क्या रहता है, वो है मतलब प्यासा रहता है, तो ये ऐसा नहीं है बच्चों। स्ट्राइविंग फॉर प्राइज, प्राइज के लिए जो भूखे रहते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन वाले, एक्सटर्नल मोटिवेशन वाले, ठीक है। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों हमारा, फोर्थ इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इफ, सीखना का प्रभावी होता है जब कॉन्टेक्स्ट इज रिलेटेड टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है बच्चों। काफ़ी बार पहले भी आ चुका है कि जब भी हम सीखने को हम अपने लाइफ से, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ाते हैं तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है। मटेरियल इज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा नहीं है। कंटेंट इज डिलीवर्ड इन अ डिस्कनेक्टेड चंक्स, डिस्कनेक्टेड तरीके से पढ़ा रहे हो, वो भी गलत है। प्रीवियस नॉलेज इज नॉट एक्टिव, प्रीवियस नॉलेज एक्टिव ना हो तो भी गलत है बच्चों। कब अच्छी होती है, जब कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों से वो उसके लाइफ से, उसके रियल लाइफ से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, तो बच्चा क्या करता है, सीखता है और समझता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव होता है बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के फेवरेबल एनवायरनमेंट है ना, जहाँ बच्चों को सीखने समझने की मतलब समझने की स्वतंत्रता होती है, जहाँ बच्चों को अपनी बात को कहने का मौका मिलता है, उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं, अनुकूलित वातावरण कहा जाता है। टीचर शुड फोस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में सहयोग बना के रखना है, ये बात हो सकती है। हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन, वेरी लो तो नहीं होता, गलत है। अवॉइड मास्टरी ओरिएंटेशन, बच्चों की जो मास्टरी उसको अवॉइड करना, अवॉइड तो नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा बच्चों। नॉट गिव एनी ऑटोनॉमी, कोई भी स्वतंत्रता बच्चों को नहीं देनी, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, कोलैबोरेशन करना है कि बच्चे मिलजुल के क्या कर पाएँ, सीख पाएँ और एक दूसरे की क्या ले पाएँ, हेल्प ले पाएँ सीखने में बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हमने 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए, काफ़ी अलग क्वेश्चन इसमें आपको मिले और कुछ नए कॉन्सेप्ट हमने इस सीरीज से, इस वीडियो से समझाने की कोशिश करी। होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं एंड आप अच्छे रूप से कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी अब हिंदी पेडागोजी की आएगी, हिंदी पेडागोजी की लास्ट वीडियो होगी और इस CDP की भी ऑलमोस्ट हमारी लास्ट वीडियो थी। अब फाइनल वीडियो में लेके आऊँगा आपके सामने जिसमें सारी पेडागोजीज होंगी, जिसमें मैं कुछ हिंदी, इंग्लिश और बाकी कुछ पेडागोजीज को इंक्लूड करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस वीडियो के अंदर, कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे बच्चों। तब तक आप लोग इतना तैयार कीजिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं और बच्चे भी जो किसी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार का जो वीडियोज़ के लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, वो मिल पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।